मेरे बच्चों, वेलकम बैक। एंड कैसा रहा फिर तुम्हारा पहला सेशन? हाँ, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। आज हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ करने वाले हैं। सो आई हैव गॉट सो मेनी कमेंट्स एंड सो मेनी मैसेजेस, ईमेल्स एंड एवरीवेयर यू हैव मैसेज दैट मैम हमको बहुत अच्छे से समझ में आया। मुझे लगता है मेरा मोटिव जो है वो सफल हो गया है ना। सो इसी के साथ बेटा मुझे ऐसा लगा ऑनेस्टली कि जो आपकी ये रिकॉर्डेड वीडियोस हैं इसमें से आपको टाइम भी आपका सेव होता है, बिकॉज टाइम ऐसे कम बचा है आपके पास, और आपकी रिवीजन भी बहुत अच्छे ढंग से होती है। और सेकंड हमारा तरीका है ही, जब मैं लाइव आऊँगी, जब ये वीडियो प्रीमियर होगी तब मैं भी लाइव होंगी, तुम भी लाइव होगे, एंड हम लोग साथ में ही पढ़ाई करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। फटाफट से बैठ जाओ, कोई टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधा चलते हैं माइंड मैपिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की तरफ। आई वॉन्ट नेक्स्ट 20-25 मिनट्स आपका ध्यान पूरा वीडियो में। 20-25 मिनट्स में ये वीडियो खत्म हो जाएगा। ओके कूल, चलो बच्चा। सो आज का हमारा टॉपिक है बच्चा माइंड मैपिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो कि रिप्रोडक्शन का एक सेकंड टॉपिक है, ठीक है बच्चा। तो शुरू करें, चलिए। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन जो हमें कलेक्ट करनी है बेटा, वो क्या है दैट फैमिली प्लानिंग को लॉन्च करने वाली पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली कंट्री कौन सी थी? इंडिया, है ना। देखो हम लोग, हाँ कहाँ पे हैं हम लोग, लेकिन India was the country बेटा who actually launched the family planning in 1951 for the first time। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, लेकिन कभी कभी पेपर में आ जाता है, तो आपने ध्यान रखना है, समझ आया। अच्छा, उसके बाद में एक और पूछा गया क्वेश्चन है बेटा जो कि आप सबको पता है, दैट इज एमनियोसिंथेसिस। अभी एमनियोसिंथेसिस क्या होती है? बिकॉज ये माइंड मैप से मैंने इसमें डिटेल नहीं लिखी है, बट आई एम श्योर आपको पता है लास्ट चैप्टर से, अगर आपको याद हो, द सेकेंड लेयर ऑफ प्लेसेंटा, एमनियॉन में हमारी एमनियोटिक कैविटी होती है, जहां पे हमारा एमनियोटिक फ्लूइड होता है, विच इज ऑलवेज फ्लूइड फिल्ड कैविटी, ठीक है बच्चा। अब उसमें से एक टेक्निक आती है जिसको हम कहते हैं एमनियोसिंथेसिस। इंजेक्शन लगाया मदर के वूम में, वहां से वो एमनियोटिक फ्लूइड निकाला, और उसको एग्जामिन करके बेटा हम लोग पता लगा सकते हैं कि इस बच्चे को कौन सी बीमारी है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि इसका बेटा हमने गलत यूज भी किया है हमारी कंट्री में, क्या? दैट इज फीमेल फिटिसाइड, या सो दैट इज व्हाई यू सी इट इज बैंड फॉर द जेंडर रिकॉग्निशन ऑफ द फीटस। खास करके फीमेल फिटिसाइड्स, है ना, देखिए नॉर्थ इंडिया में काफी ज्यादा हुए हैं फीमेल फिटिसाइड, इसके लिए बैंड है इंडिया में। लेकिन किस किस चीज के लिए इसको अलाउ किया जाता है? दैट इज फॉर द जेनेटिक डिसऑर्डर्स, है ना, जेनेटिक डिसऑर्डर्स इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब आप देखें कि आपकी जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स ये है ना, उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। हाँ, उसको तुमको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल हिमोफीलिया लिखा हुआ है वहां पे, डाउन सिंड्रोम लिखा हुआ है। आपको पता है कि दोनों के दोनों आपके ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं। जो भी क्रोमोसोमल डिसफंक्शनिंग होगी उसको आप एमनियोसिंथेसिस से देख सकते हो। आप जेंडर ऑफ चाइल्ड भी देख सकते हो, लेकिन ये अलाउड नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों कि बर्थ डिफेक्ट्स लाइक क्लेफ्ट पैलेट होता है ना, ये जो हड्डी होती है ना यहाँ पे ऐसे ऐसे करके जुड़ी होती है यहाँ पे, तो क्या इसको हम देख सकते हैं एमनियोसिंथेसिस से अगर बच्चे में ये हो? आंसर इज नो, नहीं देख सकते हैं एमनियोसिंथेसिस से। कोई भी अगर फॉर्मेशन में जैसे होता है ना, मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स होती हैं गैस्ट्रुलेशन के दौरान, अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको हम नहीं जो है एमनियोसिंथेसिस से देख पाते हैं, ठीक है। लाइक डिसफिगर्ड बैकबोन, है ना, उसको कहते हैं ना, वे क्या कहते हैं हिंदी में, हम कुबड़ कहते हैं। सो वो कुबड़ापन जो होता है उसको भी, है ना, देखा है तुमने मंथरा, है ना, माइथोलॉजिकल हमारे जो रामायण में मंथरा होती है, सो शी यूज्ड टू बी वो हंचबैक, यस हंचबैक, उसको ऐसे करके चलती है वो, तो वो भी हमको जो है वो नहीं पता चलता है इसमें। ओनली एंड ओनली जेनेटिक डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स बच्चों, ठीक है, डन। चलो, आई थिंक ये यहां तक कीता था। अब आगे चलते हैं, द मेन कंटेंट ऑफ द चैप्टर दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का एक जो है वो मतलब ये है, द मेथड्स विच आर कॉन्ट्रेरी टू कॉन्सेप्शन। क्या बोला मैंने? कॉन्ट्रेरी टू कॉन्सेप्शन। कंसेप्शन क्या होती है बेटा?
कंसेप्शन होती है प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी से जो उल्टा है वो कॉन्ट्रासेप्शन हुआ, राइट। तो इसके हमारे कितने मेथड्स हैं बेटा, इसके हमारे हैं 3 मेथड, सॉरी बहुत सारे मेथड्स हैं, पर इस पेज पे हम लोग 3 मेथड्स इसके करने वाले हैं। आपको दिखना चाहिए ये पूरा, ये दिख क्यों नहीं रहा है, अभी देखो अभी दिखेगा, ठीक है। तो बेटा सबसे पहला मेथड है आपका नेचुरल मेथड, फिर है आपका बैरियर मेथड्स, फिर है आपके आईयूडीज, फिर है आपके कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, है ना, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मेथड है, इंजेक्टेबल्स हैं, इम्प्लांट्स हैं, है ना, और इसके अलावा सर्जिकल मेथड्स हैं जो कि हम अगले पेज पे करेंगे। इस पेज पे हम लोग ये 3 जो है मेथड्स वो करने वाले हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं? नंबर 1 है बेटा हमारे पास विड्रॉल मेथड और कोइटस इंटरप्टस। एक ही बात है। नाउ व्हाट इज दिस मेथड ऑल अबाउट? इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नेचुरल, कोई भी केमिकल वगैरह कुछ यूज नहीं है, कोई एक्सटर्नल डिवाइस नहीं यूज किया जाता है इसमें। द मेल during coitus just before the ejaculation ejaculates outside and rather than ejaculating in the vagina, करेक्ट है बच्चा, दैट इज फर्स्ट पार्ट। देन उसके बाद में नेचुरल मेथड में दूसरा आपका आता है बेटा, एक करके इसको कंप्लीट कर लेते हैं, कैलेंडर मेथड और पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और रिदम मेथड। ये क्या कहता है? पीरियोडिक मेथड आपको पता है एक फर्टाइल विंडो होता है, याद है ना, मैंने आपको कैलकुलेट करना भी बताया है ना, फर्टाइल विंडो। अगर एक 28 डेज का साइकिल है तो उसमें फर्टाइल विंडो कौन सी होती है? 10 to 17 डेज। याद है ना बच्चों, याद है ना, मैंने बताया था ना आपको, है ना। और 2023 वालों मैं बताऊंगी तुमको जब तुम्हारे लिए वीडियो बना रही होंगी, ठीक है। हो सकता है हम लोग लाइव बैठे हो तुम्हारी बारी में, बिकॉज तुम्हारे सीनियर्स का एग्जाम नजदीक है ना, उनका टाइम सेविंग करना है हमको, ठीक। चलो, सो 10 to 17 डेज जो है बेटा फर्टाइल विंडो है। इस टाइम पे अवॉइडिंग क्वाइटस, इसको हम पीरियोडिक एब्स्टिनेंस भी कहते हैं, कैलेंडर मेथड भी कहते हैं और रिदम मेथड भी कहते हैं। समझ आया सबको? डन बच्चों, कूल। चलो, तीसरा हमारा लैक्टेशनल एमिनेरिया। लैक्टेशनल एमिनेरिया क्या होता है कि जैसे आफ्टर पार्चुरेशन फॉर 6 months एटलीस्ट क्या होता है, मैंने आपको पहले पिछले क्लास में बताया है, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो रिलीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से लैक्टेशन होती है, मतलब मदर्स कैन ब्रेस्ट फीड देयर चाइल्ड, करेक्ट। लेकिन ये कब नहीं हो पाता है? जब प्रोलैक्टिन साथ में ही प्रेजेंट होता है। यू नो व्हाई? बिकॉज प्रोलैक्टिन, है ना, गिव्स द नेगेटिव फीडबैक टू FSH एंड GnRH, ठीक है ना, गोनाडोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन और FSH को नेगेटिव फीडबैक देता है। दैट मीन्स ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगी। समझ गए बच्चों? लैक्टेशनल एमिनेरिया, एमिनेरिया वर्ड कहीं भी आएगा मतलब क्या? स्टॉपेज, मतलब है ना, उसकी वजह से कुछ रुक रहा है, एमिनेरिया ऐसा ही होता है उसका, ठीक है। चलिए सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स में कोई भी ऐसा मेथड लगाना, एक्सटर्नल डिवाइस लगाना जो कि एज अ बैरियर एक्ट करता है, ठीक है। इसमें कि सबसे पहला है कॉन्डम्स, ठीक है, दूसरा है फेमिडॉम्स। फेमिडॉम्स इज द कॉन्डम्स फॉर द फीमेल्स। पूरे के पूरे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में सिर्फ 2 ऐसे मेथड हैं जो कि हमको STI से क्या करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। समझ गए? है ना, ऐसा थोड़ा एम्फेसिस देके बोला है ताकि तुम याद रहे, हाँ, दिमाग में छप जाए, ठीक है। देन उसके बाद में आते हैं हमारे डायफ्राम्स आते हैं, वोल्स या सर्विकल कैप्स, एक ही है ये बात। और ये कौन यूज करता है, मेल या फीमेल? बच्चों जरा चैट बॉक्स में लिख के बताना कौन यूज करता है इसको, मेल या फीमेल? हाँ, सो इट इज यूज्ड बाय फीमेल्स, ठीक है, फीमेल्स यूज करते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, तो ये बैरियर मेथड। तीसरा एक बैरियर मेथड्स होता है बेटा हमारा केमिकल बैरियर्स, है ना। चिंता मत करना, ये आपको नोट्स किस में मिल जाएंगे? टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। तो केमिकल मेथड्स की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, केमिकल मेथड्स में हमारे स्पर्मिसाइड्स जो कि स्पर्म्स को किल कर दे। समझ आया? अच्छा, ये क्या क्या हो सकते हैं? ये फोम्स हो सकती हैं, जेलीज हो सकती हैं। इसमें कौन सा कंपोनेंट है हमारे पास? 9-non-oxynol, ठीक है। अगर इन केमिकल बैरियर्स को इसके साथ में यूज किया जाता है तो इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ जाती है, करेक्ट। अच्छा, तीसरा आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। क्या बोला? इंट्रा यूट्राइन मतलब यूट्रस में डलती हैं डिवाइसेस। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड इन इंडिया, PYQ है ये,
कि इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चों कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज होता है? दैट इज आईयूडीज। कितने इयर्स के लिए ये कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड कर सकता है? लिखो जरा चैट बॉक्स में, देख रही होगी तुम्हारे साथ में, लिखो जरा। चलो इतने में अगला जो है मैं पार्ट कवर करती हूँ, दैट इज, इसके लिए मुझे पेन लेना पड़ेगा। 3 तरह के, द 3 टाइप्स ऑफ IUDs आर देयर। आई एम प्रिडिक्टिंग वंस अगेन दैट यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, IUD से आता रहा है और नीट में आएगा इस साल भी। पहला है आपका नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड में बेटा आपकी क्या एग्जाम्पल्स हैं? सबसे पहला एग्जाम्पल है बच्चों क्या? लिपेज लूप। ठीक है, लिपेज लूप नॉन मेडिकेटेड। ठीक है, अच्छा कॉपर रिलीजिंग में कौन सा है? कॉपर रिलीजिंग में है आपका कॉपर टी, कॉपर 7। तीसरा मल्टी लोड 375। ठीक है, लिख रहे हो ना मेरे साथ में? मल्टी लोड 375। समझ आया? समझ आ गया सबको? अच्छा इसका फंक्शन मैं बाद में बताती हूँ, पहले इसके नाम नोट कर लेते हैं। हार्मोनल आईयूडीज कौन से होंगे? हार्मोनल आईयूडीज में है आपका LNG-20। ठीक है ना, लेविनोर जेस्ट्रल। क्या बोला तो? लेविनोर जेस्ट्रल। ठीक है, जेस्ट्रल एंड ऑल्सो प्रोजेस्टिन, है ना। तो ये जो है आपके मेन आईयूडीज हैं। अब क्वेश्चन आपको इस तरह से आता है इसमें कि आपको या तो एक वो ऑप्शन करेक्ट है या मल्टीपल ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, आपको सबसे ज्यादा करेक्ट वाला चूज करना है। मैं डालूंगी टेलीग्राम ग्रुप में आज क्वेश्चन आईयूडीज पे, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। तीनों के तीनों आईयूडीज साथ में मिलके फैगोसिटिक एक्टिविटी बढ़ाते हैं। कहां पे? यूट्रस में, क्योंकि बाहर से कोई चीज डाली है तो WBCs आके उसको, अरे ये तो फॉरेन मटेरियल आ गया, इसको तो खत्म करो, है ना, इसको तो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, तो उसको वहां पे फैगोसिटिक एक्टिविटी बढ़ जाती है, तो स्पर्म्स को वैसे भी वो एनगल्फ कर लेते हैं। नंबर 1, तो मेजरली ये काम सबका ही होता है, लेकिन हम लोग कंसिडर किसके लिए करते हैं बच्चों? किसके लिए करते हैं? लिपेज लूप के लिए सबसे ज्यादा, तो इसका कोई खासा रोल है नहीं और कुछ करता नहीं है। दूसरा कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग क्या करते हैं बेटा? जो कॉपर आयंस होते हैं, इट कैन किल द स्पर्म टेल। मोटिलिटी को क्या कर देते हैं? ये किल कर देते हैं। मोटिलिटी स्पेलिंग है, देख लेना। मोटिलिटी मतलब मूवमेंट ऑफ द स्पर्म्स को क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। करेक्ट। हार्मोनल आईयूडीज क्या करते हैं? हार्मोनल आईयूडीज में होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन। बच्चों एक बात ध्यान रखना, हमेशा जहां जहां प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट हुआ वहां वहां ओव्यूलेशन नहीं होगी ओव्यूलेशन। तो ये ओव्यूलेशन को क्या करता है? डिले करता है। समझ आ गया सबको? तो दिस पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, ये आपने अपने दिमाग में क्या कर लेना है बच्चों? क्लिक कर लेनी है इसकी फोटो। ठीक है, हाँ चलो, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। सो बच्चों द सेकेंड पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इज हैविंग 3 मोर पार्ट्स। हाँ, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए हमारे, इंजेक्टेबल्स हो गए, इम्प्लांट्स हो गए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द सर्जिकल और द टर्मिनल मेथड्स। सबसे पहला हम लोग करते हैं बेटा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो हमारे हार्मोनल पिल्स भी हैं जिसमें, और नॉन हार्मोनल पिल्स भी हैं। तो हार्मोनल पिल्स में बेटा ऑफ कोर्स जिसमें कि हार्मोन्स इंक्लूड है। कौन से हार्मोन्स? 2 ही हैं, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। तो बेटा कॉम्बिनेशन ओनली पिल्स वो वाली पिल्स हैं जिसमें आपका प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन दोनों हैं, राइट। अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन ओनली POP पिल्स में बेटा क्या है? प्रोजेस्टेरॉन ही है सिर्फ। ठीक है, जहां जहां प्रोजेस्टेरॉन प्रेजेंट होगा, क्या बोला मैंने? वहां वहां ओव्यूलेशन क्या हो जाएगी? नहीं होगी, या फिर क्या हो जाएगी? डिले हो जाएगी। ध्यान रखना, और यही तो कॉन्ट्रासेप्शन है। जब एग ही नहीं रिलीज होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगी, तो फर्टिलाइजेशन कहां से? स्पर्म अगर पहुंच भी जाता है तो फर्टिलाइज किसको करेगा? है ना बात, राइट। सो दैट इज देयर। सो बेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने से फ्री ऑफ कॉस्ट 2 जो है आपकी वैरायटीज जो है वो लॉन्च की थी, दैट इज माला एन एंड माला डी, प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, एंड नोरेट जो है आपकी वो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स है। दैट इज नॉट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट उसका एक नाम है वो। दूसरा है बच्चा द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन योर पेपर वंस अगेन, दैट इज योर नॉन स्टेरॉइडल पिल, दैट इज योर सहेली। सहेली की खास बात यह है बेटा कि उसको एक इंडियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। इट वाज डिस्कवर्ड
बाय CDRI, क्या बोला तो CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, लखनऊ में। ठीक है, ये सेंट क्रोमन के नाम से जानी जाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सहेली के नाम से लॉन्च किया था। ये कैसे काम करती है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये वंस इन अ वीक पिल है। अगर आप हार्मोनल पिल्स की बात करें तो बेटा वो डेली पिल है, ठीक है, वो जो POP और COC पिल्स जो हैं, लेकिन ये पिल वंस इन अ वीक। सबसे पहला फायदा, सबसे कम साइड इफेक्ट्स हैं, दूसरा फायदा, ठीक है। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नॉन स्टेरॉइडल, नॉन हार्मोनल है। तो एक क्वेश्चन था, ये एक्ट कैसे करती है? एक्ट कैसे करती है बेटा? एक आपको वर्ड याद रखना है, सीरम सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉडिफायर। एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को यूट्रस में ये मॉडिफाई कर देती है। मॉडिफाई कर देती है तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगी, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स इट द वे, है ना, जैसे आप कॉन्ट्रासेप्शन का काम करती है। तीसरी है बेटा, तीसरा कैटेगरी है हमारे पास इमरजेंसी पिल। इमरजेंसी पिल कोई भी हो सकती है, ये आपकी POP प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स भी हो सकती है या कॉम्बिनेशन पिल्स भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, क्विक क्वेश्चन तुम सबके लिए, चैट बॉक्स में लिख के मुझे जरा बताओ, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है ये क्या काम करती है? ये इम्प्लांटेशन को रोकने में काम करती है या फिर ये फर्टिलाइजेशन को रोकने में काम करती है? चलो लिखो जरा चैट बॉक्स में, मैं देख रही हूँ तुम्हारे साथ। अच्छा, द स्पेशल थिंग अबाउट द इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इज बेटा, it is done after the coitus has been done, but within 72 hours 72 hours after the unprotected coitus, ठीक है। तो आई थिंक इससे आपको समझ आ ही जाएगा कि फर्टिलाइजेशन होगा या आंसर आपका इम्प्लांटेशन होगा। चलो बताओ। अच्छा, टिल द टाइम यू गिविंग द आंसर्स। देन इज इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स बेटा, आप सीधी सी बात है कि बॉडी में कुछ इंजेक्शन, मतलब इंजेक्शन लगाना किसी चीज का। किसका इंजेक्शन लगाना? हार्मोन का। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन, राइट, ठीक है। सो इंजेक्शन ऑफ द प्रोजेस्टिन, ये कम से कम भी 3 मंथ्स तक जो है कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, राइट। अच्छा, दूसरा इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स में आपके आ गए नॉर प्लांट्स। इसमें आपकी बुक में फोटो भी दी हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, 6 मैच स्टिक्स लेते हैं और बॉडी में थोड़ा कट लगाते हैं, इसको अंदर इंसर्ट कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी सिंथेटिक बच्चों प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। ये 5 इयर्स तक कॉन्ट्रासेप्शन जो है वो प्रोवाइड कर सकता है, राइट। डन बच्चों, वेरी गुड। अच्छा, देयर इज क्वेश्चन का आंसर। द आंसर वाज फर्टिलाइजेशन। ये जो बाद में देखेंगे, लाइफ के बाद में देखेंगे, है ना। सॉरी, नॉट फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन। द आंसर वाज इम्प्लांटेशन, राइट, ठीक है ना। इम्प्लांटेशन को रोकता है बिकॉज फर्टिलाइजेशन तो ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तो ये इम्प्लांटेशन को रोकती है। एनीवेज, द नेक्स्ट पार्ट इज योर स्टरलाइजेशन हो गया या बच्चे टर्मिनल मेथड्स हो गया। तो सबसे पहली बात है, द रिवर्सिबिलिटी ऑफ दिस मेथड इज वेरी वेरी पुअर, है ना, नेग्लिजिबल के बराबर होती है। क्यों? अब ये देखो ना बेटा कि अगर वैसेक्टमी, द फर्स्ट मेल्स में होती है वैसेक्टमी और फीमेल्स में होती है ट्यूबेक्टमी, है ना, वैसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी। इसकी फोटो भी आपकी बुक में दी हुई है। तो वैसेक्टमी में वैस डिफरेंस में कट लगाया। अब जब कट ही लगा दिया है तो सोचो कि इसकी जो रिवर्सिबिलिटी होगी वो बहुत पुअर होती है, ठीक है। इसलिए ये वो कपल्स करते हैं जो कि ऑलरेडी दे आर हैविंग चाइल्ड और चिल्ड्रन, व्हाटएवर दे वांट टू हैव, है ना। एंड दूसरी बात है, फीमेल्स में ट्यूबेक्टमी है। इसमें किसमें कट लगता है बेटा? फेलोपियन ट्यूब में कट लगता है एंड देन इट इज टाइड। The same goes for vasectomy also. The vas deferens cut and tied. अब बच्चों को इतना कंफ्यूजन इसमें आत्म होता है कि मैम जो वैसेक्टमी होगी क्या इसमें इजैक्यूलेशन होगा मेल्स में? यस, द आंसर इज यस। बट फर्क सिर्फ इतना होगा दैट इजैक्यूलेशन में जो सीमन होगा दैट वुड बी विदाउट स्पर्म। स्पर्म नहीं होंगे उसमें। अब तू सोच के देखो ऐसा क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि वैस डिफरेंस में तो कट लग गया ना, वहीं पे आके स्पर्म्स डिजनरेट होते हैं, वहीं पे, क्योंकि वहां पे उसको टाई किया हुआ है हमने। बाकी सीमन किससे आएगा? आपके एक्सेसरी ग्लैंड्स की सिक्रेशन से, राइट। सेम गोज फॉर द ट्यूबेक्टमी फीमेल्स। इनमें मेंस्ट्रुएशन होगी? जी हाँ, बिल्कुल होगी। अरे क्यों? कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सारा हार्मोन्स का खेल है ना, कल ही पढ़ा हमने, राइट, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा सारा हार्मोन्स का खेल है एंड हार्मोन्स डज नॉट नीड एनी डक्ट, ओविडक्ट, it does not need, it just needs blood,
द ओनली डिफरेंस इज द ब्लड, द मेंस्ट्रुअल ब्लड विल बी विदाउट एग, बिकॉज एग जो है वो फेलोपियन ट्यूब में वहीं पीछे ही रह गया, वही डीजनरेट हो गया, लाइसोसोम्स वगैरह खत्म कर देते हैं उनको। ठीक है बच्चों, सो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट जो है पेज है। नोट्स आपको कहां शेयर हो जाएंगे बच्चों? टेलीग्राम पे। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है हमारा STIs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और द वेनरियल डिजीजेस। एक ही बात है, 3 तरह के हो सकते हैं बेटा ये, बैक्टीरियल, वायरल और प्रोटोजोअन। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीजेस को क्योर करना थोड़ा सा आसान होता है। क्यों? इसका एक बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। क्यों? बिकॉज बैक्टीरिया हैज अ पर्टिकुलर फिक्स्ड बायोकेमिकल पाथवे। वायरस का तो कुछ पता आता नहीं है, अपनी बॉडी में जाएगा, हमारी बॉडी में जो मर्जी उसको पसंद है वैसे रेप्लिकेट कर देगा। दैट इज व्हाई द वायरल डिजीजेस आर डिफिकल्ट टू क्योर, राइट? प्रोटोजोन डिजीज को भी क्योर किया जा सकता है। हाँ, अच्छा, बैक्टीरियल डिजीजेस की बच्चा बात करते हैं तो सबसे पहला आता है हमारा सिफिलिस। सिफिलिस कौन कॉज करता है? ट्रिपोनीमा पैलिडम। ठीक है, ट्रिपोनीमा पैलिडम कॉज करता है। 3 स्टेजेस में होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। पहली 2 स्टेज में क्योरेबल है, 3rd स्टेज में इट इज इनक्योरेबल। ट्रांसप्लेसेंटल है, फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस जो है वो चला जाता है। ठीक है, दूसरा गुनोरिया। गुनोरिया की अगर हम लोग बेटा बात करते हैं तो गुनोरिया इज कॉज्ड बाय निजीरिया गुनोरिया। हाँ, सो गुनोरिया की सबसे जो मेन बात होती है दैट इज द चाइल्ड विच इज बॉर्न टू द मदर, जिसको की गुनोरिया है, वुड बी ब्लाइंड। ठीक है, तो बच्चे इसका एक सॉल्यूशन है हमारे पास कि जैसे ही बच्चा जो है वो बर्थ लेता है बच्चों, उसकी आंखों में कौन सा सॉल्यूशन डालना है? AgNO3, द सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन डालना है। ठीक है, एंड बच्चा वुड बी क्योर। कि तो कितना सिंपल है, लेकिन अगर वो स्टेप मिस कर दिया तो बच्चा पूरी जिंदगी ब्लाइंड ही रहेगा। द सेम गोज फॉर द क्लाइमेडाइसिस ऑल्सो। हाँ, क्लाइमेडाइसिस में भी ऐसा ही होता है बेटा। क्लाइमेडाइसिस इज कॉज्ड बाय क्लाइमेडिया ट्रैकोमेटिस। उसमें भी उसको ऐसे ही क्योर किया जा सकता है। देन वी हैव शैंक्रोइड। शैंकर्स हो जाते हैं बॉडी में, सोर्स है ना, पेनफुल सोर्स होते हैं, कभी पेनलेस होते हैं, कभी पेनफुल होते हैं। इट इज कॉज्ड बाय हेमोफिलस डक्रेज। ठीक है बच्चों, तो ये आपको 2 आपको एक्स्ट्रा दिख रहे होंगे। आई थिंक क्लाइमेडाइसिस को मैंने पेपर में आते हुए देखा एक बार, तो आपको इसको ध्यान में रख लेना है। दूसरे हैं हमारे पास वायरल। अब वायरल डिजीजेस की क्या खास बात है और क्या क्वेश्चन आता है इस पे, वो देखते हैं। नीट में ये क्वेश्चन आता है कि देखिए बच्चों, बताओ कौन से वायरल डिजीज आर नॉन क्योरेबल। तो आपको पता होना चाहिए जो नॉन क्योरेबल हैं, दैट इज योर हर्पीस। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 इज हेपेटाइटिस बी एंड नंबर 3 कौन सा है? नंबर 3 है आपका एड्स। ठीक है, ये तीनों का कोई इलाज नहीं है, राइट? अच्छा, जेनिटल हर्पीज। जेनिटल हर्पीज को कॉज कौन करता है? हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस टाइप 2। ठीक है, टाइप 1 भी होता है, टाइप 1 लेकिन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से नहीं जाता है। ठीक है, और इतना ढीठ वायरस है ये कि बॉडी में एक बार एंटर कर गया तो ये जाता नहीं है। सेम विद चिकन पॉक्स का वायरस, जो वेरिसोला जोस्टर वायरस होता है ना, वो भी अगर शरीर में एक बार एंटर कर गया तो उसने कभी नहीं निकलना है बाहर। ठीक है, द सेम वे बच्चों, सेम वे। ठीक है, अच्छा, दूसरा आ गया आपका जेनिटल वार्ट्स। जेनिटल वार्ट्स जो है बेटा, इस किससे कॉज होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV। इट इज क्योरेबल। द सेकेंड पार्ट इज जो विच इज नॉन क्योरेबल, हेपेटाइटिस बी, हिपेडना वायरस या HBV, नॉन क्योरेबल। सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस, याद रखना, द मोस्ट इन्फेक्शियस, मोर देन एड्स। ठीक है, and last but not the least, AIDS, which is caused by HIV, human immunodeficiency virus. It is not a disease, it's a syndrome. ठीक है, और ज्यादातर एड्स के पेशेंट बच्चों चैट बॉक्स में लिखो किससे मरते हैं? एड्स मत लिखना प्लीज, भगवान के लिए, पहले बोलती है एड्स आंसर नहीं है। ठीक है, एड्स के पेशेंट सेकेंडरी इन्फेक्शन से मरते हैं। तो कौन सा ऐसा सेकेंडरी इन्फेक्शन है जिससे इनकी सबसे ज्यादा मौत होती है? कम ऑन, राइट द चैट बॉक्स। थर्ड बच्चों, प्रोटोजोन। इसको पता नहीं मैंने क्या किस खुशी में हाईलाइट कर दिया है, बस ऐसे कर दिया है, इसको कोई ऐसे मतलब नहीं था हाईलाइट करने का। तो ट्राइकोमोनियासिस कॉज्ड बाय ट्राइकोमोनास वेजिनलिस। ठीक है, इसमें भी सारे के सारे सेक्सुअल डिजीजेस में बेटा, सेक्सुअल जो ट्रैक्ट होता है आपका, जेनिटल ट्रैक्ट होता है, या मेल्स में यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट होता है, इन्फेक्शन होता ही होता है, एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस, उसमें लिवर में होता है। ठीक है बच्चों,
क्वेश्चन पूछा था ना मैं तुमसे, ठीक है, लिखना आंसर, लिखना चैट बॉक्स में, लिखना फिर आंसर। चलो अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है बेटा द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी किसको कहते हैं? एक ऐसा कपल हु इज हैविंग a sexual intercourse without contraception for consecutively 2 years, but फिर भी वो they are not able to conceive the child, उसको हम कहते हैं कि ये केस इनफर्टिलिटी का है। अब उनको इनफर्टिलिटी क्लिनिक जाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके रीजंस क्या क्या होते हैं, एक बार रीजंस पे थोड़ा सा एक नजर मार लेते हैं। जैसे कि मेल्स में सबसे पहला रीजन है ओलिगोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया क्या होता है बेटा? द लो काउंट ऑफ द स्पर्म। ओलिगो होता है ना कम स्पर्म का। जैसे कि आपको पता है कि कम से कम 300 to 400 मिलियन स्पर्म्स होते हैं हर एक इजैकुलेशन में, इनके सिर्फ 20 मिलियन बच जाते हैं, इतने कम हो जाते हैं, राइट। अस्थीनोस्पर्मिया का मतलब है बेटा दैट इज लो मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, है ना, स्पर्म को मूव ना करवाना। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, आई थिंक ये तो नाम ही बता रहा है ना, इट इज विद द पीनिस। स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल रीजंस, बिना मतलब का स्ट्रेस या साइकोलॉजिकल या फिर मतलब का स्ट्रेस, जो भी बोल लो। ऑटो इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पर्म्स, अपने ही स्पर्म्स को अपनी ही बॉडी खत्म कर देती है। यू रिमेंबर सर्टोली सेल्स, अगर सर्टोली सेल्स का बैरियर टूट जाए, ब्लड टेस्टिस बैरियर, तो ऑटो इम्यूनिटी हो जाएगी स्पर्म्स के लिए, सोचो, ठीक है। एक और चीज यहां पे नहीं लिखी है, एक एजूस्पर्मिया भी होता है। एजूस्पर्मिया मतलब बच्चों लिखो जरा चैट बॉक्स में, नो स्पर्म्स एट ऑल। अच्छा, फीमेल में क्या होता है बेटा? एनओव्यूलेशन, कोई ओवम नहीं बनना, वो भी कोई रीजन से हो सकता है, अल्कोहल भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है इसका। ब्लॉक्ड फेलोपियन ट्यूब का ब्लॉक हो जाना। मैलफॉर्म्ड यूट्रस इम्प्लांटेशन के लिए सूटेबल ही नहीं है, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज होना। अदर देन यूट्रस, कभी सर्विक्स में प्रेगनेंसी हो जाना, इम्प्लांटेशन हो जाना, कभी फेलोपियन ट्यूब में, सो ऑन। एंड इम्यूनिटी अगेंस्ट स्पर्म्स जैसे ही एंटर करते हैं बॉडी में, बॉडी किल कर देती है उसको, WBCs। तो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब इन दैट केस, जिस भी किसी कपल को, दोनों में से दोनों को या एक को भी ये प्रॉब्लम है, दे हैव टू गो टू असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इसमें बच्चे इतनी ज्यादा गलतियां करते हैं, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज कई बार उनको बताते हैं और क्वेश्चन यहां से एक टाइप का ही आता है। क्या? मैं आपको भी बताती हूँ। सो बच्चे, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में सबसे पहला पार्ट है योर IVF-ET। सो IVF स्टैंड्स फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। इन विट्रो का क्या मतलब होता है बेटा? फर्टिलाइजेशन होती है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है ना, इनको टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं, हाँ, टेस्ट ट्यूब बेबीज कहते हैं इनको, ओके। और टेस्ट ट्यूब बेबीज की जो, ऐसा कहते हैं कि एक रिसर्च था, उसमें देखा गया कि कितना % जो है इसके बचने के चांसेस होते हैं, कि ओनली 20%। तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस इन बच्चों में आते रहती हैं। एनीवेज, बट द ओनली तरीका फॉर द इनफर्टाइल कपल टू हैव दिस, फॉर देम इट इज अ बून। तो बेटा 2 तरीके होते हैं और गलती यहीं पे होती है, ठीक है। आओ जरा देखें कहाँ गलती होती है। तो गलती है बेटा यहाँ पे जिफ्ट में और IUT में। तो एम्ब्रियो ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन बाहर हो चुकी है टेस्ट ट्यूब में, अब हमको एम्ब्रियो को ट्रांसफर करना है। फर्क सिर्फ इतना है, एक बार हम ट्रांसफर करते हैं फेलोपियन ट्यूब में और एक बार हम लोग करते हैं यूट्रस में। एक बार मतलब कि देयर आर 2 केसेस, ठीक है ना, आइदर दिस और दैट। द फर्स्ट इज योर जिफ्ट स्टैंड्स फॉर जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो जाइगोट है हमारे पास और उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग। यू गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अच्छा, दूसरा इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, कि हमारे पास एम्ब्रियो आ चुका है लेकिन हम उसको फेलोपियन ट्यूब में नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं, हम उसको यूट्रस में ट्रांसफर कर रहे हैं, यूट्राइन, ठीक है। क्वेश्चन कहां से आता है? क्वेश्चन आता है नीचे यहां से। जिफ्ट में ट्रांसफर कहां तक पॉसिबल है बच्चों? अप टू 8 सेल्ड स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो। 8 सेल या 8 से कम। आपको पता है जाइगोट अंडरगोज क्लीवेज डिविजन्स, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल। अगर 8 सेल तक है तो इसका कहां तक जाएगा बेटा? ये आपका जाएगा फेलोपियन ट्यूब में। अब इफ इट इज मोर देन 8 सेल स्टेज तो कहां जाएगा? यूट्रस में, लिखा हुआ है यहाँ पे। प्लीज 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 डोंट मेक मिस्टेक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपको कई बार पेपर में आया, कई बार आ भी सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा और
गिफ्ट, भैया सबसे पहली बात तो क्या है, गिफ्ट का मैं आपको एक बहुत बड़ी क्लैरिटी देती हूँ कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन है बॉडी के अंदर होती है, इनसाइड बॉडी, दैट मीन्स इसको हम इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। प्लीज कीप इन माइंड, बहुत अगेन तो बहुत गलतियां आती हैं इसमें भी। नाम है प्रोसेस का गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। कौन यूज करती हैं? जो कि फीमेल्स ओवा बिल्कुल भी नहीं प्रोड्यूस कर सकती हैं, एन ओव्यूलेशन का केस है, ठीक है, बट दे कैन प्रोवाइड द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो गैमीट मतलब बाहर से क्या क्या कर दो, इन विट्रो एग्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनर, उनके फेलोपियन ट्यूब में डाल दो, द स्पर्म विल कम, दे विल फर्टिलाइज एंड बाकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका गिफ्ट, जिफ्ट एंड आईयूटी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से आपको जो है क्वेश्चन आने के बहुत बहुत चांसेस है, इस साल क्वेश्चन आएगा यहां से, मान के चलना। अच्छा, लास्ट स्लाइड एंड लास्ट दो टेक्निक्स हैं। द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इस पे भी काफी साल पहले क्वेश्चन आया था। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है ना बेटा, ये सबसे पहला तरीका होता है इंप्लाई करने का इफ द मेल इज हैविंग ओलिगोस्पर्मिया और एजोस्पर्मिया, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स है ना टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो देखो, मेल से सीमन को लिया और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में क्या कर दिया, उसको ट्रांसफर कर दिया, राइट। तो कोई भी लो स्पर्म काउंट हो सकता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, थिंग्स लाइक दैट। अगर दो इसके जो हैं वो केसेस हो सकते हैं, एआई के दो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के दो केसेस हो सकते हैं। वन इज AIH, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम है, 2-3 इजैकुलेशन उससे लिया, उसको सेंट्रीफ्यूज किया, कंसंट्रेट किया और फीमेल में इंजेक्ट कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बाय डोनर, हस्बैंड इज एजोस्पर्मिया का केस, तभी तो डोनर के पास जाना पड़ेगा, राइट अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, सीमन ट्रांसफर टू द वजाइना और यूट्रस बाय कैथेटर, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, आप जब डॉक्टर बनोगे तब आपको पता चल जाएगा उसका, ठीक है। अच्छा, दूसरी मतलब चौथी लास्ट टेक्निक है बेटा आपकी सबसे एक्सपेंसिव, दुनिया की महंगी, सबसे महंगी टेक्निक ART की, माइक्रो असिस्टेड फर्टिलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो मैंने आपको क्या कहा था, एग का साइज कितना होता है, ये होता है एग का साइज। तो एग, अब मैं इसको मैग्नीफाई कर दी, तो एक एग के अंदर एक स्पर्म को इंजेक्ट करना है, बहुत एक्सपर्टीज चाहिए होती है इसके लिए, बहुत ज्यादा, बहुत मुश्किल और ये काम, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन इसकी बेटा इन विट्रो होती है, सिंगल स्पर्म इज इंजेक्टेड टू द एग साइटोप्लाज्म और हो गया तो वाह वाह। नहीं तो अगर इनमें से अभी तक भी इन चारों में से कोई भी टेक्निक अगर काम नहीं करती है, एडॉप्शन इज द ओनली ऑप्शन, यू अंडरस्टूड, राइट। अच्छा, तो ये तो थी बेटा आपकी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जहां से क्वेश्चन आपको 100% आएगा, यू मार्क माई वर्ड, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, ये मैंने छोड़ दिया था कि MTP ये काफी इजी है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम एबॉर्शन कहते हैं, ठीक है, एबॉर्शन कहते हैं। ये एक्ट इंडिया में पास होने की जरूरत क्यों हुई, बिकॉज आपको पता ही है फीमेल फिटिसाइड के कितने ज्यादा केस थे। तो एक्ट आया था 1971 में। क्वेश्चन आपको कहां पे आता है कि कब तक सेफ होता है ये, अप टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है। फिर इसमें अमेंडमेंट हुई 2017 में, है ना, ये लॉ को, एक्ट को अमेंड किया गया। फिर उन्होंने कहा कि देखिए अगर 12 वीक्स तक है, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक है, तो आप ओपिनियन ऑफ 1 डॉक्टर लीजिए और अबॉर्शन करवा लीजिए, ठीक है। अगर मोर देन 12 वीक्स है, ओपिनियन ऑफ द 2 डॉक्टर्स इज नीडेड। क्यों? क्योंकि मां की जान को खतरा है उसमें, ठीक है। सो दैट इज द केस। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो अभी भी इंडिया में क्यों की जाती है, कभी भी जैसे एमनियोसेंटेसिस के थ्रू पता लगता है कि बच्चा इज नॉट नॉर्मल, उसका हार्ट नहीं ग्रो हो रहा है, कोई ऑर्गन नहीं ग्रो हो रहा, कोई सिंड्रोम है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, इन दैट केस इट इज अलाउड, ठीक है बच्चों। ओके, सो दैट वाज इट। एंड कमेंट बॉक्स में बस मुझे लिख के जरूर बताना बच्चों कि कैसी चल रही है आपकी तैयारी। एंड आई एम so motivated seeing all the response, love and support I'm getting from you guys. First of all is that, and on the top of everything I want you to study, ठीक है ना।
बस लग जाओ यार, कुछ नहीं है, बस मेहनत का ही गेम है इस दुनिया में, ठीक है ना। मेहनत करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता चले जाएगा, याद रखना मेरी इस बात को, ठीक है। तो ये नोट्स बच्चा आपको शेयर हो जाएंगे आपके टेलीग्राम ग्रुप पे, आप ही का टेलीग्राम ग्रुप है और आप ही का जो है ये चैनल है, ठीक है। तो जो भी बाकी भी सजेशन चाहिए होंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। कुछ भी, कोई भी और भी प्रॉब्लम आ रही होगी किसी और चैप्टर के, बिकॉज अभी तक मैंने ये सोचा है कि इसके बाद मैं एवोल्यूशन पे जाऊंगी सीधा। अगर आपको लगता है कि कोई और चैप्टर आपको चाहिए तो डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना अगर मैम का ये लेक्चर अच्छा लगा हो, और जितना हो सके उतना शेयर करना। मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आप सबके लिए, ठीक है।